हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का पेपर, जिसमें कि है हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रश्न पत्र में और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर। ये है तो बीएससी का पेपर, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी विश्वविद्यालय से हैं। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट है और हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं इसके बाद, यानी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। और हम लोग चलने वाले हैं डायरेक्ट प्रश्नों की ओर और देखने वाले हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रश्न पत्र में। तो ये भाग ए यानी पार्ट ए है, जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज हिंदी भाषा पूछी गई है। और आप अगर इसी प्रकार के और भी प्रश्न पत्रों को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें प्रश्न क्रमांक एक है, मातृभूमि किस युग की कविता है? जिसमें कि ऑप्शन ए में है भारतेंदु युग, और बी में है शुक्ल युग, और सी में है द्विवेदी युग, और डी में है प्रसाद युग। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग। और इसको लिखने वाले थे मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न क्रमांक 2, कवि ने मातृभूमि की करधनी किसको माना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्र, या इसको रत्नाकर भी कहा गया है। जो कविता है उसमें समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, जो कि समुद्र का ही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, धरती का परिधान क्या है? परिधान यानी वस्त्र। तो धरती का परिधान क्या है? नीलांबर यानी आकाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मातृभूमि कविता में रज का अर्थ क्या है? रज का अर्थ क्या है? रज धूल का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धूल कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछा गया है भारत देश का पानी किसके समान है? तो अमृत के समान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य चंद्र युग मुकुट बिंदी बिंदी रत्नाकर हैं, तो कौन करधनी रत्नाकर हैं? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसी के जैसे है, इसमें भी पूछ लिया गया है। तो रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, ये मैंने बताया जैसा कि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें पूछा गया है कवि ने मातृभूमि की धूल में खेलकर किसके समान सुख पाया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमहंस। और अगला प्रश्न क्रमांक 8, मातृभूमि किसके समान है? तो माता के समान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा गया है हमें प्राप्त होने वाले सभी सुख किसकी देन है? तो मातृभूमि की देन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कवि के अनुसार हमें प्राप्त होने वाले सभी सुख मातृभूमि की देन है। अगला प्रश्न क्रमांक 10, सूचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, पंक्ति में सुधा का अर्थ क्या है? तो सुधा किसका पर्यायवाची है? अमृत का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यानी प्रश्न क्रमांक 11, शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी? तो सर्वप्रथम मिर्जा साहब के यहाँ बिछती थी, इसके बाद फिर मीर के यहाँ बिछने लगी थी। तो मतलब पहले मीर और मिर्जा शतरंज मिर्जा के घर में खेलते थे। अगला प्रश्न क्रमांक 12 और इसमें पूछा गया है लखनऊ किसके रंग में डूबा हुआ था? तो विलासिता के रंग में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें पूछा गया है शतरंज के खिलाड़ी साहित्य की कौन सी विधा है? तो कहानी विधा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कहानी। और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 और इसमें पूछा गया है मीर और मिर्जा को किस खेल की लत लगी थी? तो शतरंज की लत लगी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शतरंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 यानी प्रश्न क्रमांक 15, वाजिद अली शाह किस शहर में रहते थे? तो ये लखनऊ शहर में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, मिर्जा के अनुसार शतरंज खेलने का क्या लाभ है? तो मिर्जा के अनुसार शतरंज खेलने से बुद्धि का विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि का विकास, क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 17 और इसमें पूछा गया है मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? तो मीर साहब की बेगम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 17 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 18 और इसमें पूछा गया है जीप पर सवार इलिया के लेखक हैं।
तो इसके लेखक हैं, ये एक व्यंग्य विधा है और इसके लेखक हैं शरद जोशी। अगला है प्रश्न क्रमांक 19 और इसमें पूछा गया शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 21 मई 1931 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 21 मई 1931 को। अगला है प्रश्न क्रमांक 20 और इसमें पूछा गया है जीप पर सवार इल्लियां किसकी ओर चली? तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर हो जाएगा गांव की ओर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गांव की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 21 और इसमें पूछा गया है अन्न की नाष्टार्थी देवी है, तो नाष्टार्थी देवी इल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यह भी पूछा जाता है कि अन्न की अधिष्ठार्थी देवी कौन सी हैं, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा इला। अधिष्ठार्थी देवी इला है और नाष्टार्थी देवी इल्ली। इला का मतलब होता है पृथ्वी। और अगला है प्रश्न क्रमांक 22। इसमें पूछा गया है अखबार में किसकी चर्चा हो रही थी? प्रश्न क्रमांक 22 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्लियों की। अगला प्रश्न क्रमांक 23 है जिसमें पूछा गया है बड़े अधिकारी को किस कवि की कविता याद थी? तो मैथिली शरण गुप्त की कविता याद थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला है प्रश्न क्रमांक 24 और इसमें पूछा गया है तमिल भाषा में कंब रामायण किसने लिखा? तो कंबन एक लेखक हैं, कवि हैं और इन्होंने तमिल में कंब रामायण लिखा है। अगला प्रश्न क्रमांक 25 रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 25 का। तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस और उसकी भाषा है अवधी। अगला है प्रश्न क्रमांक 26। इसमें पूछा गया है चंपू रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भोजराज द्वारा चंपू रामायण की रचना की गई। अगला है प्रश्न क्रमांक 27 और इसमें पूछा गया है हिंदी में साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो हिंदी में साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला है प्रश्न क्रमांक 28। इसमें पूछा गया है आदि कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वाल्मीकि जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 28 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 29 और इसमें पूछा गया है उत्साह नामक निबंध की भाषा कौन सी है? तो जो उत्साह निबंध है इसके जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं उत्साह निबंध के। और अगला है, तो इसमें पूछा गया प्रश्न क्रमांक 29 में उत्साह नामक निबंध की भाषा कौन सी है? तो इसकी हो जाएगी भाषा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 30 और इसमें पूछा गया है उत्साह किसके बिना अपूर्ण रहता है? तो साहसपूर्ण उमंग का नाम ही उत्साह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साहस। प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 31। इसमें पूछा गया है कौन सी भावना उत्साह को उत्पन्न करती है? तो कर्म भावना उत्साह उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है अगला प्रश्न क्रमांक 32 और इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 32 में पूछा गया कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसके विधान का रूप है। तो उसके विधान का रूप कैसा होता है? कर्म भावना से उत्पन्न होता है, फल भावना से उत्पन्न होता है, आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 33 और इसमें पूछा गया है उत्साह की गिनती होती है, तो अच्छे गुणों में इसकी गिनती होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 34 उत्साह किस ग्रंथ में शामिल है या किस ग्रंथ से लिया गया है? तो चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है उत्साह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही एक निबंध संग्रह है। अगला है प्रश्न क्रमांक 35 और इसमें पूछा गया है भारत एक है किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक सांस्कृतिक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 36 और इसमें पूछा गया है कि भारत की एकता किसमें निहित है? तो भारत की एकता किसमें निहित है? भारत की विविधताओं में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 36 का। अगला प्रश्न क्रमांक 37 भारत एक है किस निबंध संग्रह में है? तो यह किस निबंध संग्रह से लिया गया है?
तो रेती के फूल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 38, आदि शंकराचार्य जी किसके अवतार थे या किसके अवतार माने जाते हैं? तो ये भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 38 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 39, आदि शंकराचार्य जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था, दक्षिण भारत में। और उस समय केरल राज्य को मालाबार प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 40, आदि शंकराचार्य जी को किस आयु में सभी ग्रंथों का ज्ञान हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष की आयु में। प्रश्न क्रमांक 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न क्रमांक 41, इसमें पूछा गया समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 42, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो पीयूष, सुधा, अमी ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन रस इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 42 का। अगला प्रश्न क्रमांक 43, इसमें पूछा गया वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। तो शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 43 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 44, इसमें पूछा गया है अतीव का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अति प्लस ईव, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 45, उल्लंघन में कौन सी संधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि। और उत प्लस लंघन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, उत प्लस लंघन। अगला है प्रश्न क्रमांक 46, जहां पहुंचा ना जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अगम्य। और जहां पहुंचना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। अगला है प्रश्न क्रमांक 47, और इसमें पूछा गया है सुनने वाला कहलाता है, सुनने वाला श्रोता और बोलने वाला वक्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 47 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 48, धर्म का अर्थ है। तो ईश्वरीय श्रद्धा, धर्म का अर्थ होता है ईश्वरीय श्रद्धा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 49, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। तो शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 50, उदारीकरण कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जुलाई 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर वीडियो को पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हम इसकी अगली वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।